नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। शिक्षा आश्रम बटुलिया में अब तक हम सामान्य ज्ञान का कोर्स कर रहे थे, उसे हम आगे उसी क्रम में बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम कुछ ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी लेके आएंगे ताकि आपकी परीक्षाओं की तैयारी और अच्छे से हो सके। सबसे पहले गणित का जो मूल आधार है वो होती है संख्या। बिना संख्या के क्या आप गणित की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी गणित संख्या पर आधारित होती है। लेकिन आखिर ये संख्या है क्या? संख्या वह वस्तु होती है जिसका उपयोग गणितीय रूप से मापन करने या वस्तु की संख्या या वस्तु की कितनी संख्या है यह बताने के लिए किया जाता है। जैसे यदि आपने देखा कि किसी कट्टे में आटा रखा हुआ है तो आप कहेंगे कि यह आटा कितना किलो है। तो कितना किलो शब्द को बताने के लिए हमें एक संख्या की जरूरत पड़ेगी। माने आपने कहा 10 किलो है तो 10 केजी, तो केजी जो है यह तो इसकी यूनिट हो गई, लेकिन जो 10 है यह एक संख्या है। इसी प्रकार आपने कहा क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11। तो इसमें 11 क्या है? 11 भी और संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या वह वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग किसी के मापन के लिए, किसी को गिनने के लिए किया जाता है। अब संख्या को कई प्रकार से कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और ये पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे कि कौन सी संख्या किस श्रेणी में आती है और किसको किस रूप से विभाजित किया। आज हम हल्का सा इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, अगली वीडियो को इनमें करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको उत्तराखंड की सामान्य अध्ययन के अलावा यह भी देखने को मिलेगा कि एप्टीट्यूड के जो प्रश्न है सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं संख्या का मान क्या होता है। यदि हम किसी संख्या को मान लीजिए हम 112 लिखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये शब्द क्या है? इसे हम बोलते हैं इकाई का शब्द, इसे बोलते हैं दहाई का शब्द और इसे बोलते हैं सैकड़ा। यह तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो इकाई का अर्थ क्या है? 1, दहाई का अर्थ होता है 10 और सैकड़े का अर्थ होता है 100। इस प्रकार यदि हमने ये संख्या का मान निकालना है तो हम 2 को करेंगे उसकी इकाई संख्या से गुणा। इकाई संख्या का अर्थ 1 से गुणा होगा 2, और जो दूसरे नंबर पे है इसे हम करेंगे कितने से? इसे हम करेंगे, दहाई है तो 10, दहाई का अर्थ होता है 10, तो इसे हम करेंगे 10 से गुणा। और जो सैकड़ा है इसे हम करेंगे 100 से गुणा। जब तो आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो पहला हो गया 2 गुणा 1 बराबर 2, 1 गुणा 10 बराबर 10 और 1 गुणा 100 बराबर 100। तो 100 प्लस 10 प्लस 2 बराबर 112। इस प्रकार से हमें यह संख्या मिल गई। यहाँ ये समझने की बात है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो जो यह इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसे अनुरूप ये संख्या बनती है। किस प्रकार बनती है आप सीख लेंगे तो आगे आपके सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का अर्थ है नेचुरल। यदि हम आपसे बात करें कि आप कितने दोस्त हैं तो आप कहेंगे 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आपके साथ अभी कितने लोग खड़े हैं तो आपके साथ अगर 2 लोग खड़े होंगे तो आप नेचुरली क्या कहेंगे? प्राकृतिक रूप से क्या कहेंगे? मेरे साथ 2 लोग हैं। लेकिन यदि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि मेरे साथ 0 लोग खड़े हैं? ऐसे नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो 0 नहीं आता है तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है वह होती है 1 2 3 4। और आखिर कहां था? तो यहाँ क्लियर रखें कि संख्याओं की जो संख्या होती है इनफाइनाइट, आप गिनते जाइए, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो इनफाइनाइट का अर्थ अनंत, अर्थात इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इस प्रकार प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, क्योंकि आप कभी भी ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे साथ 0 लोग हैं या मेरे साथ -2 लोग हैं, नहीं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में ही एक संख्या और होती है 0। यदि 0 को भी हम ऐड कर लें तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 3 और यहां से इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, अनंत जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। अब देखिए, अगर नंबर सिस्टम को हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ से संख्याएं शुरू है 1 2 3 4 और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ कहीं इनफाइनाइट। ऐसे माइनस की ओर भी होते हैं और यहाँ माइनस इनफाइनाइट। इसका अर्थ आप ऐसे समझिए जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकता है अगर विश्व में देखें तो।
और नेगेटिव में आप देखिए हम कहते हैं जम्मू कश्मीर का तापमान जो है वो -10 डिग्री चले गया, तो ये -10 कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है बाईं तरफ। तो संख्या पद्धति में 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, 0 से दाईं तरफ होती हैं धनात्मक संख्याएं, यह धनात्मक यह ऋणात्मक। अब हम बात करें पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ क्या है, पूर्ण अंक, शब्द समझिए पूर्ण अंक। तो पूर्ण कौन नहीं है, जो दशमलव में है। यदि आप एक सेब खाते हैं तो वह एक पूर्ण सेब है, आपने पूरा सेब खाया। यदि आप 2 सेब खाते हैं तो भी आपने पूरा सेब खाया। लेकिन यदि आप एक सेब पूरा खाएं और एक आधा खाएं तो आपने कितना सेब खाया, आपने खाया 1 सही 1/2 सेब। 1 सही 1/2 का अर्थ है 3/2 बराबर 1.5। 1.5 पूर्ण अंक है नहीं, क्योंकि आपने जब पूरा सेब ही नहीं खाया तो आपने आधा सेब खाया, तो पूर्ण कहाँ से होगा। तो पूर्णांक का अर्थ है जिसमें दशमलव नहीं आएगा, और दशमलव अंक और पूर्णांक में एक भिन्नता है। तो इस प्रकार पूर्णांक क्या होगा, जिसमें दशमलव अंक नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पूर्णांक में नेगेटिव की भी सारी संख्याएं आएंगी, पॉजिटिव की भी सारी संख्याएं आएंगी, और 0 भी आएगा, लेकिन दशमलव नहीं आएगा। जबकि प्राकृत और पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि हम नेगेटिव का उपयोग गिनने के लिए किसी भी कार्य में नहीं करते। तो पूर्णांक कहाँ से शुरू होगा, -इनफाइनाइट से, ठीक। और इसमें क्या आएंगे, 0 भी आएगा, और उसके बाद इसमें इनफाइनाइट भी आएगा, इसमें 5 भी आएगा, इसमें 10 भी आएगा, इसमें -5 भी आएगा, -10 भी आएगा। क्या इसमें 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह एक दशमलव संख्या है। इस प्रकार पूर्णांक 0 से आगे की सारी संख्याएं जो पूर्ण है, 0 से पीछे की सारी संख्याएं जो पूर्ण है, और 0 भी। प्रश्न पूछा जाएगा क्या 0 एक पूर्णांक है, हाँ 0 एक पूर्णांक है। क्या 2.5 एक पूर्णांक है, नहीं। क्यों, क्योंकि वह दशमलव है। क्या -2.5 एक पूर्णांक है, नहीं। क्यों, क्योंकि वह दशमलव में है। अगला हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें 2 का भाग सीधे सीधे चले जाता है, अर्थात 2 का भाग जाने पर एक पूर्ण संख्या आपको एक पूर्णांक मिलेगा। तो सम संख्या क्या है, जिसमें 2 का भाग चले जाता है। जैसे 4 क्या होगा, एक सम संख्या। 2 क्या होगा, सम संख्या। 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में भी जाता है, 10 में भी जाता है, ठीक। जिसमें 2 का भाग चले जाएगा सीधे सीधे, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी और कोई दशमलव संख्या नहीं आएगी पूर्णांक जो प्रतिफल मिलेगा, तो वह एक सम संख्या है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, अर्थात भाग दोगे तो क्यों नहीं जाएगा। 13 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो क्यों नहीं जाएगा, जाएगा। 6, यहाँ 12, शेष 1 बच जाएगा। शेष नहीं बचना चाहिए, और ये शेष को हटाने के लिए आप दशमलव देंगे तो 10। यह क्या एक पूर्णांक है, नहीं। पूर्णांक आना चाहिए, या तो शेष बचेगा, या अगर शेष ना बचे अर्थात पूर्णांक आए, शेष नहीं बचेगा तो पूर्णांक आएगा। इस प्रकार सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। लेकिन आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको एक संख्या दी जाएगी 2, 3, 4, 6, 8, 9, यह एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप पेपर में इसमें 2 का भाग थोड़ी ना देंगे, इतना समय थोड़ी मिलता है। तो आप इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट। यदि लास्ट डिजिट सम है तो ये पूरी संख्या सम होगी, यदि लास्ट डिजिट विषम है तो ये पूरी संख्या विषम होगी। लास्ट डिजिट क्या है, 9 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है। लास्ट डिजिट है विषम, तो ये पूरी संख्या हो गई आपकी विषम। इसी प्रकार यदि हम कहें 204, इसमें लास्ट संख्या क्या है, सम, तो इसमें 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या सम हो गई। अब यदि लास्ट में आ गया 0, लास्ट में आता है 0, तब यह सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। 0 होने पर भी यह सम संख्या होगी। क्यों, 0, क्योंकि इसमें 2 का भाग चले जाएगा। तो अगर 0 है लास्ट में तो भी वह सम संख्या होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 है तो एक सम संख्या बनेगी। अगर लास्ट तक आप देखेंगे इस प्रकार, अगर लास्ट डिजिट सम है तो सम, विषम है तो विषम, लास्ट में अगर 0 है तो वह एक सम संख्या होगी। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब 2 की बात नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं इस संख्या में किसी भी संख्या का भाग चले जाए। किसी भी संख्या का अर्थ, किसी भी संख्या में खुद का संख्या का भाग तो जाएगा ही। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में 2 ऐसी संख्या है जिनका भाग तो किसी भी संख्या में जाता है। एक है, एक ही जो शब्द, एक जो संख्या है वह, और दूसरी वह स्वयं। तो एक और वह स्वयं, वन और इट सेल्फ, जो वो संख्या जो सेल्फ है वो, ये जो 2 संख्याएं हैं इनमें तो जाएगा ही। तो ऐसे तो कोई क्राइटेरिया बनेगा ही नहीं। तो भाज्य संख्या क्या है, जिसमें इन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए। अपनी वो खुद जो संख्या है उसका भाग भी जाना चाहिए,
और 1 का भाग भी जाना चाहिए, तो सब में होगा। उसके अलावा कोई एक संख्या और होनी चाहिए जिसमें उसमें भाग जाए। और अभाज्य संख्या क्या है? यदि उसमें 1 और उस संख्या स्वयं के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें भाग चले जाए तो वह भाज्य संख्या। इसको एक समझते हैं एक उदाहरण से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ 9 का, तो 9 क्या है? सम संख्या विषम संख्या? विषम संख्या। 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, जाएगा दशमलव में आएगा, पूर्णांक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 9 में 1 का भाग तो जाएगा, 9 स्वयं की संख्या का भी जाएगा, 9 1 कम 9, 1 नंबर 9। अब क्राइटेरिया अब शुरू होता है तीसरी संख्या। क्या 1 का जाता है? 1 का तो जाएगा, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 3 3 9, 3 का जाता है, तो ये क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें चले गया। अब बात करते हैं 17। 17 में 1 का जाएगा, 17 का खुद जाएगा। ये तो कह ही रहे हैं कि एक वो संख्या खुद और 1 का तो जाएगा ही। इसके अलावा क्या किसी संख्या का जाता है? आप उठा के देख लीजिए 1 से 17 तक कोई ऐसी संख्या 1 और 17 के अलावा नहीं है जिसमें 17 में जिसका भाग पूर्ण रूप से चले जाए। इस प्रकार 17 क्या हुई? 17 हो गई एक अभाज्य संख्या। इस प्रकार हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और उनकी जो संख्या पद्धति है, पूर्णांक, जीरो, नेगेटिव में इनफाइनाइट, पॉजिटिव में इनफाइनाइट, इनका अध्ययन किया और जाना कि इकाई, दहाई और सैकड़े का क्या मतलब होता है। लेकिन यह अभी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके आगे हम जानेंगे कि जीरो क्या होती है, जीरो किस उसमें कैटेगरी में आता है, एक अभाज्य है, भाज्य है, सम है, विषम है। इस प्रकार हमने आगे इसका पूर्ण अध्ययन अगले उसमें वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।